तो चलिए हमारे मेहमानों के पास फिर से चलते हैं और अब स्वागत करते हैं नीलेश जैन का भी। वो भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नीलेश, बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो आज नहीं देखने को मिल रहा है इंडेक्स फ्रंट पे, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फिर भी है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कौन से हैं आपके स्टॉक्स और कहाँ पर है आपकी कॉल्स। सृष्टि, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इंडेक्स फ्रंट पे तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज लगातार तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन है जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ठीक उसी के आसपास निफ्टी आ चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज 25,920 का है। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तब यहाँ पर हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 26,000 तक ले जा सकता है। कल एफएनओ की एक्सपायरी है मंथली दिसंबर सीरीज की, उसके पहले थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमें जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव हम स्पॉट कर रहे हैं जहां पर खरीदारी पर फोकस करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले एचपी, बीपी, आईओसी, ये तीनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो तीनों में से जो सेटअप अच्छा लग रहा है वो है बीपीसीएल का। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को 384 तक ले जा सकता है। 365 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 384 के टारगेट के लिए बीपीसीएल को खरीदारी करने की सलाह। चलिए, बीपीसीएल को खरीदारी करने की सलाह है। कुछ समय पहले जो है हम क्रूड पे ही चर्चा कर रहे थे, जहां पर राजेश जी का व्यू हमने ज़रूर समझा कि जी हाँ, एक रेंज बाउंड ज़रूर है, पर इतना भी नहीं लग रहा है कि एक बड़े मूव्स जो हैं वो क्रूड दिखाएगा। और अगर वो ना दिखाए तो ऐसे में ओएमसीज को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो बेहतर होते हुए दिख सकते हैं। और हाल फिलहाल देखिए, हमने कई बार चर्चा की है एचपीसीएल, बीपीसीएल तगड़े मूव्स। यहाँ पर नीलेश जी की राय 384 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हैं। पर आइए कुछ एक और काउंटर्स पर भी चर्चा करें जहां पर बेहतरीन एक्शन है। मेटल पैक की तो हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा की और सुबह भी हमने देखे एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया जैसे काउंटर्स, अगर आपको याद होगा तो वो हाईलाइट किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट ज़रूर दिखा रहे थे। शिवांगी से हमने कॉल ली थी जब दोनों ही काउंटर्स में लगभग 3-3% के मूव थे, और अब देखिए 7% का उछाल जो है आपको एचईजी दिखा रहा है। पर जी हाँ, ग्रेफाइट उन्हीं स्तरों पर बरकरार है, लगभग 4% की तेज़ी आप इस काउंटर में देखेंगे। एससीआई पर भी हमने डिस्कशन किया था जहां पर 2% तक की तेजी थी, अब वो तेजी बढ़ती हुई लगभग 3.5% का उछाल है। और फर्टिलाइजर काउंटर्स भी अपने आप को होल्ड करने में कायम है। पर नीलेश, एक और काउंटर जिसकी देखिए हाल फिलहाल हम चर्चा भी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ खास न्यूज़ फ्लो भी सामने नहीं आ रहा है, वो है एमएमटीसी। अब देखिए डर भी लगता है, क्योंकि आमतौर पे देखिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं ऐसे काउंटर्स को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई न्यूज़ फ्लो आए या ना आए, बट बड़े मूव्स ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर हम देखते हैं। बट क्या इस बार का कुछ प्राइस एक्शन बता रहा है कि वॉल्यूम्स के दम पर जिस तरीके के प्राइस पैटर्न दिख रहा है, लग रहा है क्या आपको कि स्टॉक में तगड़ा मूव आ सकता है, या अभी से एकदम अवॉइड करके चले? देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार 5वें 6ठे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों का एक्शन देखें तो काफी बड़ा स्पर्ट हमें प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम में देखने को मिला है। उसके चलते काउंटर ने अपने लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज को ऊपरी स्तरों पर ब्रेक किया है। अब यहाँ से ऊपरी स्तरों पर जो मेजर हर्डल है वो है 74 के आसपास, जहां पर मल्टी मंथ टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जहां पर एक ट्रिपल टॉप कह सकते हैं उस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। 74 के ऊपर निकलने के बाद तेजी और भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद 80 के ऊपर काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। बट जिस हिसाब से पिछले 2 दिनों में प्राइस एंड वॉल्यूम का एक्शन देखने को मिल रहा है, देख के यही लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। हालांकि इन लेवलों पर कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी 10% का उछाल आज दिखा चुका है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी 65 के स्टॉप लॉस से। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार कीजिए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे 74 और उसके पार निकलने के बाद 80 प्लस तक के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 80 तक के भी लेवल आ सकते हैं एमएमटीसी में। आज तो 10% का उछाल है 80 का लेवल, यानी कि यहाँ से अभी मतलब 15% और शेयर चल सकता है एमएमटीसी का। डे हाई के आसपास है, 9.5% का उछाल है। एक और खेमा जहां पर देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी आज रौनक दिखाई देगी, वो है फर्टिलाइजर का। अब
अमूमन होता ये है कि जब सरकार की ये बजट पेश करने की तैयारी हो जाती है, उसके इर्द गिर्द तेज़ी आती है फर्टिलाइज़र वाले शेयरों में। आज आप NFL देख लीजिए, चंबल देख लीजिए, ये तमाम शेयर आपको थोड़े ना ऊपर दिखाई देंगे। राजेश सर, क्या व्यू है आपका फर्टिलाइज़र को लेकर? क्या बाइंग करनी चाहिए फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में? क्या पैसे बनाए जा सकते हैं निवेश करके? ये आपने सही कहा कि एक तो बजट जब आने लगता है, बजट की डेट नजदीक आने लगती है, तो कुछ एक सेक्टर जैसे कि फर्टिलाइजर है, डिफेंस है, रेलवे है, एडुकेशन है, ये सारे लाइमलाइट में आ जाते हैं और अचानक से इनमें मोमेंटम बन जाता है। वो जुदा बात है क्योंकि वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की बात रही। लेकिन अगर फंडामेंटली कहा जाए तो आप देखो, एक तो सरकार का जो रवैया है रूरल अपलिफ्टमेंट को लेकर के, दूसरे अगर आप देखो इस बार का मानसून अच्छा हुआ था, तीसरे अगर आप देखो तो कई चीजों की सीएमपी कॉमन मिनिमम प्राइस जो है वो बढ़ाई गई, जिससे कि रूरल में थोड़े से पैसे आए और वहाँ फर्टिलाइजर वगैरह की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इन सब चीजों के बीच में मध्यम से लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बनती है, जिसमें कुछ एक स्टॉक को कहा जाए तो पहली पसंद तो कोरोमंडल की रहेगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी एंटिटी है, बड़ी कैपेसिटी है, अच्छे मैनेजमेंट को बिलोंग करती है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरे अगर आप चंबल की बात करो तो 3.4 मिलियन मैट्रिक टन की उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और मार्केट शेयर करीब 13 से 15% का है। नंबर्स अच्छे आए थे, प्रॉफिट में भी बढ़त थी, रेवेन्यू में भी बढ़त थी पिछली तिमाही में। लेकिन दिक्कत है कि राइजिंग इनपुट कॉस्ट को लेकर के हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में थोड़े मार्जिन पे प्रेशर आए। लेकिन 470 465 के आसपास मुझे लगता है ये 500 520 तक जाने की मध्यम अवधि में क्षमता रखता है। तो ये दो स्टॉक है जहां हमारी नजर है। ठीक है, इन दो स्टॉक्स पर आप नजर रख के चलिए जो राजेश जी ने आपको बताए हैं। एक चलिए छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझेंगे नीलेश जी से कि BTST और STBT करके कहां पर पैसे बनाए जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में कोई खास एक्शन हम देख नहीं रहे हैं। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई। हमने देखा था कि 58,800 तक आके अब देख रहे हैं कि 58,900 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लगभग 120 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है। लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 100 अंकों की है और 25,900 के आसपास आके निफ्टी की भी गिरावट रुकी। लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। एक्शन स्टॉक्स में हो रहा है और वो हम अपने दोनों मेहमानों से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। नीलेश भाई, आगे बढ़ने से पहले जरा BTST आप बता दीजिए। एक हो तो एक आज बढ़िया, और अगर 2-3 हो तो वो भी बढ़िया। जितने अच्छे सौदे मिल जाएं वो आप बता दीजिए सर। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर खरीदारी के ही स्टॉक जो रडार पर आ रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट में जिस हिसाब से बिकवाली है उसके विपरीत यहाँ पर जो खरीदारी वाले स्टॉक है, सबसे पहले टाटा स्टील। मेटल स्पेस में टाटा स्टील में काफी लंबे समय बाद हमें एक मूव आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक लगाड़ भी साबित हुआ है काफी लंबे समय से, बट यहाँ पर एक अटेम्प्ट हो रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज को एक काउंटर ब्रेक कर रहा है। आज के सेशन में स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव है, लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और वॉल्यूम का एक्शन काफी अच्छा है। हायर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ काउंटर ने एक ब्रेकआउट दिया, इसलिए यहाँ पर टाटा स्टील को लॉन्ग करके चल सकते हैं 176 इमीडिएट बेसिस पे और उसके बाद 180 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आज के दिन के लोवेस्ट लेवल लगभग 169 का रखना होगा। 176 से 180 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है हुडको। हुडको में भी पिछले 4-5 दिनों से काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। आज का एक्शन काफी अच्छा है, प्राइस एंड वॉल्यूम अगेन काफी अच्छा ब्रेकआउट है काउंटर के अंदर और शॉर्ट्स जो है वो यहाँ पर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऊपरी स्तर पर 235 के एकमात्र टारगेट को ध्यान में रखते हुए हुडको को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आज के अगेन दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 222 का रखना होगा और खरीदारी करने की सलाह होगी हुडको को। टाटा स्टील और हुडको, ये दो काउंटर्स आप अपने रेडार पे ज़रूर रख सकते हैं। और जी हाँ, मेटल्स की चाल तो एक तरफा देखने को ही मिल रही है, बट अभी तक स्टील काउंटर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। और जी हाँ, टाटा स्टील आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था और अभी भी अपने आप को निफ्टी के टॉप लीडिंग पोजीशन में बरकरार टाटा स्टील ने रखा हुआ है। तो जी हाँ, काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ पर 176 180 के टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं।
पर कुछ और काउंटर्स में देखें तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर जो है एक भारी बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, लगभग 6% की कमजोरी। और नीलेश, कई दिनों से ये स्टॉक प्रेशर में है, कहाँ तक लुढ़क सकता है और ये? बिल्कुल, देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन आज भी लगभग 6% का फॉल यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले सप्ताह हालांकि यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक हमने जरूर देखा था, बट वो पुल बैक फिर से फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो गिरावट हम देख रहे हैं वो थोड़ी और गहरा सकती है। निचले स्तर पर 164 160 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि 160 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर वो लेवल ब्रेक हो जाते हैं तब यहाँ पर गिरावट और गहरा सकती है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड ना लें, और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 164 का स्टॉप लॉस लगाएं। और ऊपरी स्तर पर फ्रेश तेजी 180 के ऊपर निकलने के बाद ही बनेगी, तब तक यहाँ पर कोई भी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी ना करें केएनआर कंस्ट्रक्शंस। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि स्टॉक में बिकवाली हावी होती दिख रही है, और एक लंबे समय से आप देखें तो स्टॉक पे प्रेशर बरकरार ही है। कहाँ पर इस साल की शुरुआत में आप 340 के आसपास लेवल्स देख सकते थे, अब लगभग आधा हो चला है स्टॉक, और आज फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए हम देख रहे हैं। पर नीलेश, एक और काउंटर जो कि आज बिकवाली भी दिखा रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर भी थोड़ा बिगड़ रहा है, वो है एंजल वन का काउंटर। एक बार इस पे चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक 2480 के आसपास एक बाउंस बैक लेते हुए दिख रहा था, और ये ट्रेंड लगातार बीते 2 महीने से कायम था। बट आज के सत्र में वो लेवल भी तोड़ के नीचे निकल चुका है काउंटर। क्या लगता है आपको, और कितना प्रेशर आ सकता है एंजल वन पे? देखिए सृष्टि, एक ब्रेकडाउन कैंडिडेट है, सेल का कैंडिडेट बन चुका है। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो काउंटर में आज हमें डेरिवेटिव डेटा देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम के साथ जो आज का करेक्शन हम देख रहे हैं उसके चलते ऐसा लग रहा है कि फॉलोअप मूव लो साइड में इस स्टॉक को 2350 से 2300 तक ले जा सकता है। तो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ। करंट लेवल पर अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2460 का स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तरों पर 2350 इमीडिएट बेसिस पर, उसके बाद 2300 और उसके नीचे के लेवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक सेल का कैंडिडेट होगा, करंट लेवल पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। कैंडिडेट है, करंट लेवल्स पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं 2350, यानी मौजूदा स्तर से भी आप देखेंगे तो 60-70 रुपए का जो हेडरूम है वो अभी भी आप नीलेश फिलहाल देख रहे हैं, और यहाँ पर 2460 का आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है। बट इसी के अलावा देखिए आज की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं टाटा स्टील एक मजबूत क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा है। जी हाँ, दिन के दौरान हमने 2-2.5% के भी मूव्स देखे, बट अभी भी बुरी क्लोजिंग नहीं मानेंगे। टाटा स्टील अभी भी अपने आप को बरकरार कर रखा है इसने निफ्टी के टॉप गेनर पोजिशन में। वहीं टाटा कंज्यूमर्स अब इमर्ज हो रहा है सेकेंड टॉप गेनर। साथ ही एशियन पेंट्स पे भी हमने चर्चा की, ग्रासिम, नेस्ले, कुछ और काउंटर्स भी ज़रूर है। बट इसी के विपरीत आप देखिए तो आईटी काउंटर्स में बिल्कुल भी जोश नहीं है, और इवन आज डिफेंस काउंसिल की जो मीटिंग भी थी वहाँ से भी देख सकते हैं पूरे डिफेंस पैक में कोई बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहा है। राजेश जी, क्या व्यू रखते हैं आप डिफेंस पैक पे? क्योंकि हाल फिलहाल देखिए चाहे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आए या फिर नए ऑर्डर विन्स आए, उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है ये काउंटर्स में। क्योंकि एक समय था जब ऐसी खबरें आती थी कि आज मीटिंग है या अप्रूवल आएंगे, ये स्टॉक्स 5-6% के तगड़े मूव्स दिखाते थे। क्या ये बता रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट इन स्तरों पे नहीं रहा? आपका क्या व्यू है? देखिए, आउट ऑफ मोमेंटम है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि आपने जो कहा ना कि मार्केट पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट तभी आएगा जब ये मोमेंटम में आएंगे, तो अभी कोई विशेष मोमेंटम आया नहीं है। लो बीटा हो चुके हैं, इस वजह से इंटरेस्ट नहीं है और उतनी बड़ी मूव्स नहीं आती है। लेकिन अगर आप देखें तो प्राइस सभी कंपनियों के ऑर्डर बुक बड़ी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी है, क्योंकि कंपनियां जो है वो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी उनकी है, सरकार का पुश है आपके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे। न केवल डोमेस्टिक ऑर्डर बुक इनकी अच्छी है, बल्कि अगर आप देखो तो कोई कंपनियों के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बने हुए हैं, और करीब करीब 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनके आने की संभावना लग रही है। 3 ट्रिलियन की 2029 तक इंडियन ऑर्डर बुक आने की संभावना लग रही है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए सारे स्टॉक अच्छे हैं। खास करके कुछ नाम अगर गिनाने पड़े तो मैं समझता हूँ BEL, BML, GRSE, HAL, ये सब अच्छे नाम हैं जो लंबी अवधि के लिए आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में
लोगों को वही बजट का इंतजार है, कुछ नए एलोकेशन आए तो वहां मूवमेंट आएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ी मूवमेंट आने वाली है। राय तो हो गई डिफेंस वाले शेयरों को लेकर। इस बीच देखिए नीचे खबर भी आ गई है कि हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से है, इस पे मतलब एजेंसीज के जरिए आ रही है कि डीएसी ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आर्म्ड फोर्सेस ये परचेज करेंगी। और जो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर बता रहे थे उसके मुताबिक ऐसा था कि ऑलमोस्ट जो 90% जो परचेज होगा इसमें से वो जो हमारे इंडिजिनस जो कंपनीज हैं, जो हमारी देसी कंपनीज हैं, उनके ज़रिए खरीदारी की जाएगी। हालांकि शेयरों में पहले हम थोड़ा रौनक देख चुके थे, आज थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का ही माहौल है। बीएल आप देखेंगे, पारस डिफेंस देखेंगे, तमाम ऐसे शेयर्स हैं जो आपको थोड़ी नरमी के साथ ही कारोबार करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, देखते हैं, एक बार खबर आ जाने देते हैं। वैसे बाजार को इसका अंदाज़ा था कहीं ना कहीं, और ये चीज़ धीरे धीरे डिस्काउंटेड भी हो गई थी। लेकिन एक कंपनी जो स्मॉल कैप सेगमेंट की है राजेश जी, मैं व्यू ना आपसे ही लेना चाहूँगा, और वो है फोर्स मोटर। फोर्स मोटर हमने देखा कि अगस्त में इसका भाव चला गया था करीब 22,000 के आसपास, फिर अक्टूबर में गिर के 15,000 के आसपास भाव आए, और वहां से फिर से पिकअप किया। दिसंबर के अगर हम लो से देखेंगे तो करीब 12-14% ये शेयर चल गया है। अब कैटेगरी तो स्मॉल कैप वाली है तो थोड़ा सा उथल पुथल तो होती रहती है शेयर में, लेकिन बड़ी कमाल की रैली रही है इस साल में। मतलब कितनी तेजी, 184% की तेजी। फोर्स मोटर मुझे लगता है थोड़ा सा अंडररेटेड प्लेयर है राजेश जी, कई बार नजर जाती नहीं है इस पर। ऑटो की हम चर्चा करते हैं तो भी फोर्स मोटर बहुत मैंने कम देखा है कि ये रेकमेंड होता हो। आपकी राय क्या है सर शेयर को लेकर? बुलिश है, और आज से नहीं, मैं आपसे शेयर करूं, पिछले 10-12 साल से इस पे हमारी रिपोर्ट थी और हमने कई बार हमारे निवेशकों को दिलाया। कुछ लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं बहुत नीचे के लेवल से। लेवल्स अभी बोलना बेईमानी होगा, लेकिन कंपनी बहुत शानदार है, डेट फ्री है, एसयूवी वगैरह में अग्रणी कंपनी है। इनकी गाड़ियां एम्बुलेंस में, स्कूल बसेस में यूज होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज वगैरह की जो भी गाड़ियां भारत में बनती है उसके इंजन फोर्स मोटर में बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की पहुंच है। लगातार नंबर अच्छे आए, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नजर आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन लेवल्स पे भी 18,000 के ऊपर जो टिका हुआ है, यहाँ से कम साल भर में, आने वाले एक साल में 15% की मौजूदा स्तर से बढ़त की संभावना है। तो कोई गिरावट आती है तो वहां एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। ठीक है, गिरावट आती है तो एक्यूमुलेट करने की सलाह है फोर्स मोटर के शेयर में। राजेश जी, आपने इनकी गाड़ी एक है, मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, गुरखा करके एसयूवी इनकी है, आपने देखी है गाड़ी को सर? हिली एरियाज में चलती है। एक बार मैं दार्जिलिंग गया था तो वहां नजर आई थी, हमारे शहर में तो नजर नहीं आती है जी हाँ, शहरों में थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हिली एरियाज में जहां पर 4x4 की जरूरत पड़ती है ना, मतलब क्या तगड़ी लगती है गाड़ी वो। अब ये मारुति ने जिमनी वगैरह अपनी लॉन्च की, जिमनी रख दीजिए और गुरखा रख दीजिए, लगे कि नहीं असली गाड़ी गाड़ी तो गुरखा है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। सीमेंट स्टॉक्स में देख रहे हैं कि रह के बाइंग आ रही है, और ये जो क्वार्टर होता है ये कहीं ना कहीं एक रिकवरी वाला भी क्वार्टर रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मतलब क्वार्टर 1 के बाद तो फिर वो थोड़ा सा ना ठंडे बस्ते में चली जाती हैं सीमेंट वाली चीज़ें, क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह ठप पड़ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी घट जाती है। ग्रासिम में आप तेज़ी देखेंगे, आज आप इंडिया सीमेंट में थोड़ी तेज़ी देखेंगे। निलेश भाई, कहीं कोई बीटीएसटी के मौके आपके हिसाब से बन रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, उतना बड़ा कन्विक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट यस हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काउंटर्स लाइक जेके सीमेंट, ग्रासिम, ये दोनों ही स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, बट उतना कन्विक्शन नहीं है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए जरूर बने रह सकते हैं। काउंटर्स पर ज़रूर नज़र रखेंगे, पर जी हाँ,
मार्केट्स की क्लोजिंग की तरफ ही हम फिलहाल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज काफ़ी सुस्त दिन तो रहा ही, बट इसी के साथ साथ जो है 26,000 के नीचे क्लोजिंग हो रही है बाज़ारों की, ये थोड़ा सा कंसर्निंग ज़रूर है। और हाल फिलहाल देखिए जिस तरीके की पिटाई इंडिया विक्स में भी हुई थी, कहीं ना कहीं ये माना ज़रूर जा रहा था कि थोड़ा सा भी उछाल आएगा तो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी के साथ साथ थोड़ा प्रेशर भी आ सकता है। नीलेश, एक बार इंडिया विक्स पे आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए 8-6% की तेज़ी है, बट अब लंबा समय हो गया है जब इंडिया विक्स जो है 10 के स्तरों के नीचे है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑल टाइम लोवेस्ट लेवल यहाँ पर टेस्ट हुए, 9 के नीचे भी हमने विक्स को जाते हुए देखा है। अब यहाँ पर जब इस प्रकार एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन बन जाती है तब अमूमन हमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डाउनसाइड कहीं ना कहीं लिमिटेड है। विक्स में हम यहाँ पर फर्दर उछाल देख सकते हैं, हालांकि कोई मेजर इवेंट लाइंड अप नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई बड़ी उछाल हमें विक्स में देखने को मिले। बट सिंस इट इज ट्रेडिंग इन दी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी, तो हो सकता है विक्स यहाँ से 10 से 11 के जोन में हमें जाता हुआ नजर आएगा। तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, क्योंकि एक बाउंस बैक जरूर आने की उम्मीद है। इंडिया विक्स को नजर में रखेंगे। पर अभी की फिलहाल बड़ी खबर जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का 79,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पे मंजूरी आना है। जी हाँ, इसी को लेकर तमाम जो है डिफेंस काउंटर्स जो हैं फोकस में हैं। किस तरीके के ऑर्डर्स हैं, कौन सी कंपनी से इनको सबसे ज्यादा लाभ होगा, आइए पूरी डिटेल समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं ये पूरी खबर के साथ और इसकी जानकारी लेकर जुड़े हैं। प्रकाश, बताइए। ये इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये संभवतः साल का आखिरी मीटिंग थी। अगर आप डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर ने की, जिसमें करीब करीब 79,000 करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वेपन प्रोक्योरमेंट से संबंधित, उसको डीएसी ने अपनी मंजूरी दी है। और इससे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें, जिसमें कि जो प्रोक्योरमेंट होता है उसमें 90% जो प्रोक्योरमेंट है वो डोमेस्टिक डिफेंस सोर्सेस के जरिए की जाती है। तो जाहिर तौर पे जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं उसका फायदा आने वाले दिनों में जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको होने जा रहा है। और अगर आप सेगमेंट वाइज देखें कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन आर्मी, नेवी और साथ ही साथ जो एयरफोर्स है उसको कैसे इसका फायदा होगा, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इंडियन आर्मी के लिहाज से कई तरह के ऐसे प्रपोजल्स थे जिसको की मंजूरी मिली है, जिसमें लो लेवल लाइट वेट रेडार्स हैं, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट्स थे, साथ ही साथ पिनाकी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो ये तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इंडियन आर्मी के लिए अप्रूव किया गया है। इंडियन नेवी का जहां तक सवाल है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज हैं, साथ ही साथ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट इसमें काम कर रही हैं, डोमेस्टिक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है और अक्टूबर में ही लगभग यही रकम थी डीएसी से जो अप्रूवल आया था। उसके पहले हमने अगस्त में देखा था कि 67,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को डीएसी ने मंजूर किया था। जुलाई में 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली थी। तो लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर के लिए अप्रूवल्स आते रहते हैं और एक तरह से अब ये तो न्यू नॉर्मल टाइप का हो गया है। आज देखिए, मतलब ये खबर आने के बाद में कोई खास रिएक्शन आप शेयरों में देखेंगे नहीं। कहीं ना कहीं खबर पहले आ गई थी क्योंकि डीएसी की मीटिंग तो लास्ट वीक शेड्यूल्ड थी, शेयर थोड़ा चल भी रहे थे। अब जब खबर आ रही है तो होता कई बार है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाता है। तो आज हम थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है थोड़ी निराश करने वाली है। लेकिन लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25,900 को निफ्टी ने बचाया है। निफ्टी बैंक ने आज फिर से 58,800 के लेवल को प्रोटेक्ट किया है। हालांकि लगातार तीसरे सत्र की कमजोरी निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार चौथे सत्र की गिरावट। नए साल से पहले वॉल्यूम थोड़े से कम, एक दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जो दिग्गज शेयर थे बाजार को आज वो सपोर्ट कर नहीं पाए और हमने देखा कि रिलायंस कमजोर रहा करीब 0.25%, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल, ये तमाम शेयर कमजोरी वाले रहे हैं। आईटी में एसीएल टेक ने भी आज थोड़ा प्रेशर बनाने का काम किया। जो मेटल स्टॉक्स थे लगातार चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेटल इंडेक्स लगातार 8वें सत्र में आपको हरे निशान में दिखाई जरूर देगा, लेकिन जो मेटल शेयर है ऊपरी स्तरों से थोड़े से वो भी हल्के होते हुए नजर आए। स्पेशली हिंदुस्तान जिंक
और अगर हम हिंद कॉपर की बात करें, क्योंकि चांदी के प्राइसेस में आज डे हाई से लगभग 20,000 रुपए के आसपास की गिरावट आई, लेकिन टाटा स्टील आज रहा निफ्टी का टॉप गेनर करीब 2.25% के गेंस के साथ, और उसी ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर सेकंड हाईएस्ट गेनर रहा निफ्टी का। और वायदा में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक यानी कि HFCL 5% के गेंस यहां पर दिखाई दिए। हडको में थोड़े बहुत गेंस थे 2-2.5% के आसपास के, लेकिन रेलवे शेयर हुए मुनाफा वसूली का शिकार। IRFC ये रहा वायदा का टॉप लूजर, करीब 5.5% टूटा। और डिक्सन टेक का शेयर आ गया है 12,000 रुपए के भी नीचे, डे लो पर हुई है क्लोजिंग 4% टूट कर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। निफ्टी की जो कमजोरी रही है एग्जैक्ट 100 अंकों की आज रही है, और निफ्टी बैंक 79 अंक नीचे आज बंद हुआ है। नीलेश जी और राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे आपकी हम कल की तैयारी। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।